नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को जारी रखते हुए नवोदय सिस्टम पर आधारित धौलागढ़ माता श्रृंखला अष्टम में आज हम ट्रांसफर पॉलिसी के बाकी क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हम ट्रांसफर पॉलिसी पर कई सारे क्वेश्चंस की सीरीज है वो चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए। और धौलागढ़ माता श्रृंखला है वो डेडिकेटेड है नवोदय सिस्टम पर आधारित क्वेश्चंस के लिए, जैसे कि हाउस सिस्टम है, रोल ऑफ एच एम, रेजिडेंशियल सिस्टम, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज, परचेज प्रोसीजर, कंडमनेशन प्रोसीजर, JNVST और ट्रांसफर पॉलिसी है वो तो अभी चल ही रही है। तो अगर आप एस्पिरेंट हैं NVS प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और PGT पोस्ट के लिए भी, तो नवोदय विद्यालय ने NVS स्कीम या नवोदय सिस्टम है वो आपकी परीक्षा में रखा है। और धौलागढ़ माता श्रृंखला कंप्लीट सीरीज आपके क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर लेकर के आ रही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। बिल्कुल यूनिक सीरीज है, NVS पर आधारित क्वेश्चंस हैं वो दूसरी जगह आपको अवेलेबल नहीं होंगे। साथियों, आपके कंप्लीट सिलेबस को चक्रवाती प्लान के तहत यहाँ पर तैयार करवाया जा रहा है नॉलेज मंडली पर, जहाँ पर जितने भी तरीके के सिलेबस हैं, पेपर का जनरल पार्ट, सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और NVS स्कीम जो कि आपके लिए नया है उसको भी यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। तो मैंने आपकी तैयारी का चक्रवाती प्लान बना लिया है, कोई भी पार्ट यहाँ पर छूट नहीं सकता। शुरू करते हैं धौलागढ़ माता श्रृंखला अष्टम का पहला क्वेश्चन। 141 विच टाइप ऑफ ट्रांसफर विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर? किस प्रकार के स्थानांतरण को प्रशासनिक स्थानांतरण नहीं माना जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर बिफोर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर एज पनिशमेंट, और डी है डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर टू अकोमोडेट न्यू कमर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर। इसको प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, वो टेन्योर कंप्लीशन के बाद में उसको डिस्प्लेस किया जा रहा है। बाकी ट्रांसफर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकते हैं। बिफोर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर अगर डिस्प्लेस किया है तो एडम ग्राउंड उसको बोल सकते हैं, या पनिशमेंट के रूप में डिस्प्लेस कर रहे हैं वो भी हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर टू अकोमोडेट न्यू कमर, तो ये कोई कैटेगरी नहीं बनती है। पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर है, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, प्रशासनिक स्थानांतरण इसको नहीं कहते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। देख लेते हैं अगला सवाल 142। डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर इज एप्लीकेबल टू ऑल कैडर्स ऑफ एम्प्लॉइज एक्सेप्ट। विस्थापन स्थानांतरण कर्मचारियों के सभी संवर्गों पर लागू होता है सिवाय, मतलब कि सभी संवर्ग हैं, सभी कैडर्स के एम्प्लॉई है उन पर डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर है वो एप्लीकेबल होता है। परंतु इनमें से कौन सी कैटेगरी है जिसको डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर में शामिल नहीं करते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। स्टाफ नर्स CA कैटरिंग असिस्टेंट, BA प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT, TGT, मिसलेनियस कैटेगरी टीचर्स, और C ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, कुक, मैस हेल्पर, चौकीदार, चौकीदार कम स्वीपर, OS, SSA, JSA। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, कुक, मैस हेल्पर, चौकीदार, चौकीदार कम स्वीपर। Displacement transfer is applicable to all cadres of employees except driver, electrician cum plumber, lab attendant, cook, मैस हेल्पर, चौकीदार, चौकीदार कम स्वीपर। इन पर एप्लीकेबल नहीं होता डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर, बाकी सभी पर लागू होगा। स्टाफ नर्स पर होगा, कैटरिंग असिस्टेंट पर होगा, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT, TGT, मिसलेनियस कैटेगरी, इन सभी पर लागू होगा। साथ में ऑफिस सुपरिंटेंडेंट है और सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, जिसको SSA को हम UDC पहले बोलते थे, UDC, और साथ में JSA का मतलब है LDC होगा, LDC इसको हो जाएगा। तो ये सभी कैटेगरीज के लिए डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर या विस्थापन है वो किया जा सकता है एक पर्टिकुलर टेन्योर कंप्लीशन के बाद में, परंतु इसको डिस्प्लेसमेंट कैटेगरी से अलग रखा गया है। किसको? ड्राइवर को, इलेक्ट्रीशियन को, लैब अटेंडेंट, कुक, मैस हेल्पर, चौकीदार, चौकीदार कम स्वीपर को रखा गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा C। देख लेते हैं अगला सवाल 143। एनी एम्प्लॉय क्लेमिंग टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट डीम्ड वैकेंसी इन द नॉर्मल ट्रांसफर प्रोसेस ऑब्लिक ड्राइव फ्रॉम डैश और डैश
विल नॉट बी एक्सेप्टेड एट एनी कॉस्ट। किसी भी कर्मचारी को डीम्ड वैकेंसी में समायोजित करने का दावा सामान्य स्थानांतरण प्रक्रिया या ड्राइव से खाली स्थान या खाली स्थान में किसी भी कीमत पर मान्य नहीं किया जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। बिफोर और आफ्टर कैन बी क्लेम्ड, बी ओनली आफ्टर एनुअल ट्रांसफर ड्राइव कैन बी क्लेम्ड, सी एनी टाइम कैन बी क्लेम्ड और डी बिफोर और आफ्टर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही उत्तर बैठ रहा है डी हो जाएगा, बिफोर और आफ्टर। यहाँ आ जाएगा बिफोर आ जाएगा, ये बिफोर आप बोल सकते हैं और यहाँ पर आ जाएगा आफ्टर आ जाएगा, ये आफ्टर आ जाएगा। पढ़ के सुनाता हूँ क्वेश्चन। एनी एम्प्लॉय क्लेमिंग टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट डीम्ड वैकेंसी इन द नॉर्मल ट्रांसफर प्रोसेस या एनुअल ट्रांसफर ड्राइव फ्रॉम बिफोर और आफ्टर विल नॉट बी एक्सेप्टेड एट एनी कॉस्ट। मतलब कि यहाँ पर डीम्ड वैकेंसी के अगेंस्ट में कोई ट्रांसफर चाहता है तो पहले एनुअल ट्रांसफर प्रोसेस के या ड्राइव के पहले या बाद में कोई भी कर्मचारी है वो क्लेम नहीं कर सकता है, उसके इस क्लेम को नहीं माना जाएगा। किसी भी कीमत पर ये क्लेम है वो मान्य नहीं होगा। देखते हैं, किसी भी कर्मचारी को डीम्ड वैकेंसी में समायोजित करने का दावा सामान्य स्थानांतरण प्रक्रिया या ड्राइव से पहले या बाद में किसी भी कीमत पर मान्य नहीं किया जाएगा। मतलब कि कोई भी स्थिति में ये मान्य नहीं किया जाएगा कि कोई डीम्ड वैकेंसी है उसको ट्रांसफर ड्राइव से पहले या बाद में उस जगह पर आपको पोस्टिंग दे दी जाए, तो ये किसी भी कीमत पर एनवीएस ट्रांसफर पॉलिसी के तहत नहीं किया जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन हैं वो देख लेते हैं। बिफोर और आफ्टर कैन बी क्लेम्ड, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। ओनली आफ्टर एनुअल ट्रांसफर ड्राइव कैन बी क्लेम्ड, ये भी गलत हो रहा है, बाद में नहीं किया जाएगा। एनी टाइम कैन बी क्लेम्ड, ये भी नहीं किया जाएगा। तो ये सभी कंडीशंस हैं वो एप्लीकेबल नहीं होगी, ना तो पहले किया जा सकता है ना बाद में किया जा सकता है। तो आपको निश्चित रूप से इसका मतलब पता है कि जब एनुअल ट्रांसफर ड्राइव आएगा, एटीडी आएगी, तो आप वहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं और निश्चित रूप से अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो वो डीम्ड वैकेंसी आपको मिल जाएगी। परंतु एनुअल ट्रांसफर ड्राइव या ट्रांसफर पॉलिसी से पहले ना तो आप मांग सकते हैं, बाद में भी नहीं मांग सकते और वो आपको मिलेगा भी नहीं। आपको कब मिल सकता है? एनुअल ट्रांसफर ड्राइव में आप पार्टिसिपेट करिए तो आपको डीम्ड वैकेंसी है वो मिल सकती है प्रायोरिटी के अनुसार। सही उत्तर हो जाएगा डी, बिफोर और आफ्टर। मूव टू क्वेश्चन नंबर 144। The mandatory tenure prescribed for declaring a deemed vacancy in the post of a serving employee to be a deemed vacant shall be as under except। सेवारत कर्मचारी के पद पर डीम्ड वैकेंसी को डीम्ड रिक्त घोषित करने के लिए निर्धारित अनिवार्य कार्यकाल निम्नानुसार होगा सिवाय इसके। तो यहाँ पर कोई डीम्ड वैकेंसी है उसको डीम्ड रिक्त कर दिया जाएगा और ये डीम्ड वैकेंट पोस्ट है, इस पर कोई भी एनुअल ट्रांसफर ड्राइव में अप्लाई कर सकता है, उसको ये वैकेंसी है वो मिल जाएगी। तो क्या टाइम निर्धारित किया गया है? डीम्ड वैकेंसी है उसको डीम्ड वैकेंट घोषित कर दिया जाएगा, कितने सालों के बाद में कर दिया जाएगा? पोस्ट कैडर के अनुसार देख लेते हैं। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट 5 इयर्स है और बी पीजीटी, टीजीटी, मिसलेनियस टीचर्स है, स्टाफ नर्स, सीए, एसएसए, जेएसए 10 इयर्स, सी ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, कुक, मैस हेल्पर, चौकीदार, चौकीदार कम स्वीपर 3 इयर्स और डी रीजनल लैंग्वेज टीचर्स 5 इयर्स अगर रोटेशनल ट्रांसफर के तहत आया है और 10 इयर्स आउटसाइड नेटिव स्टेट। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सी, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, कुक, मैस हेल्पर, चौकीदार, चौकीदार कम स्वीपर 3 इयर्स। ये गलत है, इनके लिए कोई टाइम या शेड्यूल निर्धारित नहीं किया गया है, टेन्योर निर्धारित नहीं किया गया है कि इतने दिनों के बाद में ये डीम्ड वैकेंट घोषित कर दिया जाएगा। इनके लिए कोई टेन्योर निश्चित नहीं किया गया है, बाकी सभी के लिए किया गया है। क्वेश्चन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वो दी गई है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाएगा। मैं यहाँ पर आपकी कोई परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो ट्रांसफर पॉलिसी के सारे क्वेश्चंस को घेर करके ला रहा है। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए पूछ लिया जाए तो 5 साल का है, उसके बाद में वो डीम्ड घोषित हो जाएगा। वाइस प्रिंसिपल के लिए भी, ओएस के लिए भी 5 साल का टेन्योर निर्धारित किया गया है। पीजीटी, टीजीटी, मिसलेनियस टीचर्स, स्टाफ नर्स, सीए, एसएसए, जेएसए उसके लिए 10 साल है वो टेन्योर निर्धारित किया गया है।
और 10 साल के बाद में वो वैकेंसी है वो डीम्ड वैकेंट घोषित कर दिया जाएगा और उस जगह से उसको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। रीजनल लैंग्वेज टीचर्स के लिए 5 साल का टेन्योर निर्धारित है, इसके बाद में वो डीम्ड वैकेंट हो जाएगा। और अगर रीजनल लैंग्वेज टीचर आउटसाइड नेटिव स्टेट में कहीं दूसरी जगह पर पोस्टेड है और वो रोटेशनल ट्रांसफर प्रोसेस से अलग है तो वहां पर उसको 10 साल का ये टेन्योर बाकी टीचर के जैसे ही निर्धारित किया गया है। रोटेशनल प्रोसेस में तो 5 साल है, परंतु अगर वो आउटसाइड नेटिव स्टेट में कार्य कर रहा है तो उसको डीम्ड घोषित कब किया जाएगा, 10 साल के बाद में किया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं वो यहाँ पर बता दी गई है। कम से कम 10 क्वेश्चन है, इस पर एक ही क्वेश्चन से आपके बन सकते हैं। आपको सारे क्वेश्चन हैं वो ध्यान से पढ़ने हैं, ध्यान से देखने हैं। ऑप्शन में भी सब क्वेश्चन हैं आपके बन सकते हैं। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, कुक, मैस हेल्पर, चौकीदार, चौकीदार कम स्वीपर, इनके लिए 3 साल टेन्योर है। ये गलत ऑप्शन में बताया हुआ है, इनके लिए कोई भी टेन्योर निर्धारित नहीं किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा सी। देख लेते हैं अगला सवाल 145। द ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉइज विल बी एग्जीक्यूटेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्मचारियों का स्थानांतरण वरीयता के निम्नलिखित क्रम में किया जाएगा। मतलब कि वरीयता श्रेणी या प्रायोरिटी कैटेगरीज हैं उनको किस तरीके से अरेंज किया जाएगा देख लेते हैं। मेडिकल कैटेगरी फर्स्ट होगी, उसके बाद में पीएच कैटेगरी फ्रॉम हार्ड स्टेशन थर्ड है, सिंगल लेडी कैटेगरी है, उसके बाद में सेंट्रल स्टेट स्पाउस कैटेगरी है डीएफआर, और लास्ट में नॉन प्रायोरिटी कैटेगरी आएगी। बी में देख लेते हैं सिंगल लेडी कैटेगरी, पीएच कैटेगरी ऑब्लिक मेडिकल कैटेगरी फ्रॉम हार्ड स्टेशन। नेक्स्ट है एनवीएस स्पाउस कैटेगरी, सेंट्रल और स्टेट स्पाउस कैटेगरी, डीएफआर नॉन प्रायोरिटी। सी में देख लेते हैं पीएच कैटेगरी मेडिकल कैटेगरी फ्रॉम हार्ड स्टेशन, उसके बाद में एनवीएस स्पाउस कैटेगरी एंड सिंगल लेडी कैटेगरी, सेंट्रल स्टेट स्पाउस कैटेगरी, डीएफआर और लास्ट में नॉन प्रायोरिटी। डी देख लेते पीएच कैटेगरी मेडिकल कैटेगरी और इसके बाद में फ्रॉम हार्ड स्टेशन, एनवीएस स्पाउस कैटेगरी, सिंगल लेडी कैटेगरी। नेक्स्ट है सेंट्रल स्टेट स्पाउस कैटेगरी और अगला है डीएफआर और लास्ट में है नॉन प्रायोरिटी। तो कौन सा प्रेफरेंस हो जाएगा आपके ट्रांसफर के लिए? सही उत्तर हो जाएगा सी। सबसे पहली कैटेगरी है वो पीएच कैटेगरी है, उसके बाद में मेडिकल कैटेगरी, इसके बाद में तीसरी कैटेगरी है फ्रॉम हार्ड स्टेशन से कोई ट्रांसफर चाह रहा है तो टेन्योर कंप्लीशन के बाद में तीसरी कैटेगरी हो जाएगी। और चौथी है एनबीएस स्पाउस कैटेगरी। एनबीएस स्पाउस को सेम ऑर्गेनाइजेशन के लिए एनबीएस स्पाउस कैटेगरी है उसको चौथा रखा गया है और इसी कैटेगरी के प्रेफरेंस के साथ में सिंगल लेडी कैटेगरी भी रखी गई है। इसके बाद में पांचवी कैटेगरी है सेंट्रल स्टेट स्पाउस कैटेगरी है और डीएफआर ड्यू फॉर रिटायरमेंट है वो अगली कैटेगरी है। और लास्ट में कौन रखे जाएंगे? नॉन प्रायोरिटी कैटेगरी के जो एम्प्लॉई है उनको रखा जाएगा। तो यहाँ पर आप इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। पीएच को सबसे पहला रखेंगे, उसके बाद में दूसरा मेडिकल को रखेंगे, तीसरा हार्ड स्टेशन पे, चौथा स्पाउस है एनवीएस स्पाउस है और इसी में चौथी कैटेगरी में सिंगल लेडी को भी रखा जाएगा। पांचवी कैटेगरी है वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में स्पाउस कैटेगरी है एम्प्लॉई है उनके लिए रखा गया है और छठी कैटेगरी है वो रखी गई है डीएफआर मतलब ड्यू फॉर रिटायरमेंट है। और सातवीं कैटेगरी है कौन सी आ जाएगी? नॉन प्रायोरिटी आ जाएगी, मतलब कि लास्ट में किसको ट्रांसफर मिलेगा। इन कैटेगरीज को देने के बाद में भी कोई वैकेंसी बची है तो लास्ट में किसको मिल सकती है? नॉन प्रायोरिटी को मिल सकती है। तो इस तरीके से ये प्रेफरेंस है वो भी एक ट्रांसपेरेंसी के लिए रखा गया है कि सबसे पहले किसको मिलेगा। उसके बाद में ये कैटेगरीज हैं वो बांटी गई है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखी गई है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में ट्रांसफर हैं वो किए जा रहे हैं एनवीएस में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। देखते हैं अगला सवाल 146। If a TGT is diagnosed with an enlisted disease in the 8th year of his tenure at a station, his priority/protected status will be up to the 13th year at the present station. But if surgery is performed in the 12th year for the same disease, he/she will be eligible for the next dash as deemed protected status. बहुत ही अच्छी कंडीशन बताई गई है। इस तरीके के क्वेश्चन है वो भी बनाए जा सकते हैं। यदि किसी टीजीटी को एक स्टेशन पर उसके कार्यकाल के 8वें वर्ष में
सूचीबद्ध बीमारी जो एनलिस्टेड डिजीज है, एनबीएस ने मानी है, जिनके लिए ट्रांसफर के लिए प्रेफरेंस कैटेगरी बनाई गई है, सूचीबद्ध बीमारी का पता चलता है तो उसकी प्राथमिकता या डीम्ड स्थिति, जिसको आप संरक्षित स्थिति वर्तमान स्टेशन पर 13वें वर्ष तक रहेगी। लेकिन यदि उसी बीमारी के लिए 12वें वर्ष में सर्जरी की जाती है तो वह अगले डैश डीम्ड प्रोटेक्टेड स्टेटस के लिए पात्र होगा। मतलब कि कोई स्थान पर कर्मचारी है या टीजीटी है, उसको 8वें साल में कोई बीमारी का पता लगता है, टेन्योर चल रहा है, और 8वें साल में कोई बीमारी का पता लगता है। टेन्योर भी आपको मालूम है, अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि 10 वर्ष का टेन्योर है वो रखा गया है। तो 8वें साल में कोई बीमारी का पता लगता है और एनलिस्टेड बीमारी में से किसी को डायग्नोज्ड किया जाता है, तो एनलिस्टेड बीमारी के डायग्नोज्ड होने के बाद में 5 साल के लिए उसको प्रोटेक्टेड कर दिया जाएगा। 5 वर्ष के लिए प्रोटेक्टेड कर दिया गया तो 5 + 8 13वें वर्ष तक वो प्रोटेक्टेड रहेगा, उस जगह पर वो डिस्प्लेस नहीं होगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 12वें वर्ष में उसी बीमारी के लिए सर्जरी होती है तो अगले कितने वर्षों तक उसको उस स्थान पर प्रोटेक्टेड किया जा सकता है। देख लेते हैं ऑप्शन 7 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स। सही उत्तर होगा बी, 5 ईयर्स। अगले 5 वर्ष तक उसको प्रोटेक्टेड फिर से कर दिया जाएगा। यहाँ पर कंडीशन बताइए कि टीजीटी है, मतलब कि 8वें वर्ष में उसको बीमारी पता लगती है, तो 8वें वर्ष में बीमारी पता लगते ही, एनलिस्टेड बीमारी मालूम चलते ही, डायग्नोज होने के बाद में ये अप्लाई करना होगा, उसको वो सर्टिफिकेट देना होगा। तो 5 वर्ष के लिए उसको बीमारी के 5 वर्ष तक उसको क्या कर दिया जाएगा, प्रोटेक्टेड डीम्ड कर दिया जाएगा। तो उसका टेन्योर है अभी बढ़ गया है, 13 साल तक हो जाएगा, ये 13 वर्ष तक वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा। इसके बाद में 12वें वर्ष में 13 साल का जो टेन्योर प्रोटेक्टेड डीम्ड का चल रहा था, 12वें वर्ष में उस बीमारी की सर्जरी होती है, तो सर्जरी होने पर अगले 5 वर्ष तक उसको प्रोटेक्टेड कर दिया जाएगा। मतलब कि 17 साल तक वो एक स्थान पर रह सकता है, परंतु 17 साल कंप्लीट होने के बाद में उसको क्या किया जाएगा, डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। इसलिए या तो वो ट्रांसफर ड्राइव में पार्टिसिपेट कर ले, नहीं तो वो प्रोटेक्टेड डीम्ड वैकेंसी है वो किस में आ जाएगी, डीम्ड वैकेंसी में आ जाएगी। डीम्ड यहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा, डीम्ड वैकेंट इसको घोषित कर दिया जाएगा। तो इसके लिए जो टेन्योर हो जाएगा वो 17 वर्ष हो जाएगा। बाकी नॉर्मल कंडीशन में क्या है कि 15 साल का है, परंतु कंडीशंस हैं वो बदल रही है। 8वें वर्ष में उसको बीमारी पता लगी तो 13 वर्ष तक वो प्रोटेक्टेड हो गया, और 12वें वर्ष में उसने क्या किया, सर्जरी करवाई, तो अगले 5 वर्ष तक वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा। टोटल टेन्योर है उसका 17 वर्ष हो जाएगा, और उसके बाद में वो डीम्ड वैकेंट घोषित हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 5 ईयर्स। देख लेते हैं अगला सवाल 147। क्लेम ऑफ प्रोटेक्टेड डीम्ड स्टेटस विल बी रिजेक्टेड इफ डैश। प्रोटेक्टेड डीम्ड स्थिति का दावा अस्वीकार कर दिया जाएगा यदि खाली स्थान। ऑप्शन देख लेते हैं, नॉन प्रोडक्शन ऑफ वैलिड सर्टिफिकेट प्रायर ऑन एनुअल ट्रांसफर ड्राइव, बी प्रायोरिटी claimed by the employees not conforming to the prescribed parameters, C the certificate is not in the prescribed format and the certificate neither issued nor countersigned by the competent authority, D false certificate and or fabricated distorted facts shall invite disciplinary proceeding under CCS rules, और E है all the above। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई, ऑल दी अबव। मतलब कि प्रोटेक्टेड डीम्ड स्टेटस है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कौन कौन सी कंडीशन है, अगर उसने वैलिड सर्टिफिकेट एनुअल ट्रांसफर ड्राइव से पहले अपलोड नहीं किया है या डोमेन में नहीं डाला है तो उसको प्रोटेक्टेड डीम्ड से हटा दिया जाएगा। इसके साथ में प्रायोरिटी क्लेम्ड बाय द एम्प्लॉई इज नॉट कंफर्मिंग, मतलब वो कंफर्म नहीं किया गया है, प्रेस्क्राइब पैरामीटर को फॉलो नहीं करता है तो भी उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। द सर्टिफिकेट इज नॉट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जो एनबीएस का फॉर्मेट है उसके अनुसार सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको भी वैलिड नहीं माना जाएगा। और साथ में ऐसा कोई सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है जो कि कोई अथॉरिटी ने जारी नहीं किया है और उसको काउंटर साइन भी नहीं किया गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, तो उसको भी क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और साथ में इस तरीके का कोई प्रायोरिटी कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट जारी किया गया है जो झूठा है या फैब्रिकेटेड है या डिस्टोर्टेड है तो उसके खिलाफ क्या हो जाएगी, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स है वो सीसीएस रूल्स के तहत की जाएंगी। तो ये सभी क्या हो जाएंगे,
अगर कोई प्रोटेक्टेड डीम्ड वैकेंसी करवा रहा है या उसने करवा ली है, तो इन सभी कंडीशंस में उसको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ई। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन है बिल्कुल यूनिक है, अपने यार दोस्तों को भी बताइए। देखते हैं अगला सवाल 148। The tenure for deemed protected status is 15 years, but this can be relaxed to the following employees. Thus, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस चल रही हैं यहाँ पर। प्रोटेक्टेड डीम्ड के लिए टेन्योर है वो 15 साल निर्धारित कर दिया गया है। वो एनुअल ट्रांसफर ड्राइव 2022 और उसके बाद में ये रूल रखे गए हैं। इससे पहले प्रोटेक्टेड डीम्ड है वो पूरे समय पर, मतलब कि पूरी सर्विस में वो प्रोटेक्टेड रहता था, एक ही जगह से वो रिटायर हो जाते थे। परंतु ट्रांसफर पॉलिसी 2021 में ये चेंजेज किए गए हैं कि उसको 15 साल के बाद में डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, या वैकेंसी है वो क्या कर दी जाएगी, डीम्ड वैकेंट घोषित कर दी जाएगी। तो कौन सी कंडीशन में इस डीम्ड प्रोटेक्टेड को आगे बढ़ाया जा सकता है, 15 साल से भी आगे बढ़ाया जा सकता है। देख लेते हैं हिंदी अर्थ। डीम्ड प्रोटेक्टेड स्थिति के लिए कार्यकाल 15 वर्ष है, लेकिन इसमें निम्नलिखित कर्मचारियों को छूट दी जा सकती है। कौन कौन से हैं? ऑल पीएच एम्प्लॉइज, डीएफआर ड्यू फॉर रिटायरमेंट, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, कुक, मैस हेल्पर, चौकीदार, चौकीदार कम स्वीपर, और डी है ऑल दी अबव। तो कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे, देख लेते हैं। सही उत्तर हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। सभी के लिए रिलैक्स हो सकती है। ऑल पीएच एम्प्लॉइज के लिए रिलैक्स हो सकती है क्योंकि वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है और उनके लिए रिलैक्सेशन देना जरूरी होगा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर। और डीएफआर के लिए भी रिलैक्स किया जा सकता है क्योंकि वो अगले 2 साल में रिटायर हो रहे हैं। साथ में ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, कुक, मैस हेल्पर, चौकीदार, चौकीदार कम स्वीपर हैं, इनको तो कोई टेन्योर निर्धारित नहीं किया है, इसलिए इन कैटेगरीज के लिए भी वो टेन्योर है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। डियर फ्रेंड्स, बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि जब भी नया नोटिफिकेशन आए आपको अलार्म सूचना मिल जाए। देखते हैं अगला सवाल 149। अपार्ट फ्रॉम द नेटिव लैंग्वेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इन विच स्टेट इज द बंगाली लैंग्वेज टॉट इन जवाहर नवोदय विद्यालय? पश्चिम बंगाल के मूल भाषा राज्य के अलावा किन राज्यों में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में बंगाली भाषा पढ़ाई जाती है? मतलब कि मूल भाषा राज्य है वो बंगला के लिए कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, तो वो नेटिव स्टेट हो गया बंगला लैंग्वेज के लिए। परंतु ये बंगाली भाषा है वो कौन से स्टेट में नेटिव स्टेट नहीं होते हुए भी पढ़ाई जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम, सिक्किम, और डी है वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग एंड पुडुचेरी। सही उत्तर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ए, त्रिपुरा एंड आसाम। त्रिपुरा और आसाम है वहां पर मूल भाषा राज्य, ये त्रिपुरा और आसाम नहीं है। वहां पर नेटिव लैंग्वेज है उनके बंगला है। त्रिपुरा और आसाम में नेटिव लैंग्वेज स्टेट नहीं होने के बावजूद भी इनको पढ़ाया जाता है। कौन सी लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है? बंगाली भाषा को पढ़ाया जाता है जेएनवी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि रीजनल लैंग्वेज के लिए नेटिव लैंग्वेज स्टेट घोषित किया गया है, साथ में नॉन नेटिव लैंग्वेज में वो उसको उस लैंग्वेज को दूसरे स्टेट में जहाँ पर हिंदी भाषी क्षेत्र से हिंदी भाषी क्षेत्र में रोटेशनल ट्रांसफर किया जाएगा। तो बंगाली भाषा है वो त्रिपुरा और आसाम में नेटिव स्टेट लैंग्वेज नहीं होते हुए भी पढ़ाई जाती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। देख लेते हैं अगला सवाल 150। टू whom are the priority categories like PH, medical, hard and very hard station, spouse, single lady, etc. not applicable as per transfer policy 2021? स्थानांतरण नीति 2021 के अनुसार प्राथमिकता श्रेणियां जैसे पीएच, मेडिकल, हार्ड और वेरी हार्ड स्टेशन, पति पत्नी या एकल महिला आदि किसके लिए लागू नहीं होते? मतलब कि ये कैटेगरीज है कौन से ऑप्शन में इनको लागू नहीं होती हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। एनबीएस एम्प्लॉइज सर्विंग इन होम स्टेट, बी डीएफआर कैटेगरी रीजनल लैंग्वेज टीचर सर्विंग आउटसाइड नेटिव स्टेट, सी रीजनल लैंग्वेज टीचर्स अंडर रोटेशनल ट्रांसफर, डी रीजनल लैंग्वेज टीचर्स सर्विंग इन आउटसाइड नेटिव स्टेट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी, रीजनल लैंग्वेज टीचर्स अंडर रोटेशनल ट्रांसफर। रीजनल लैंग्वेज टीचर जो कि रोटेशनल ट्रांसफर में चल रहे हैं, रोटेशनल ट्रांसफर में उनकी पोस्टिंग हुई है, उनके लिए ये कैटेगरीज हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगी। पीएच, मेडिकल, हार्ड, वेरी हार्ड, स्पाउस, सिंगल लेडी, ये कैटेगरीज हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगी जो रोटेशनल ट्रांसफर पर ट्रांसफर होके आए हैं, पोस्टिंग हुई है।
बाकी सभी में एप्लीकेबल होगा। एनवीएस एम्प्लॉय सर्विंग इन होम स्टेट, उनको ये कैटेगरीज है वो मिल सकती है। डीएफआर कैटेगरी रीजनल लैंग्वेज टीचर्स, मतलब कि ड्यू फॉर रिटायरमेंट अगर रीजनल लैंग्वेज टीचर है, सर्विंग आउटसाइड नेटिव स्टेट में है तो उनको ये कैटेगरी का फायदा मिलेगा। और साथ में रीजनल लैंग्वेज टीचर सर्विंग इन आउटसाइड नेटिव स्टेट में है तो उनको ये कैटेगरी का फायदा मिलेगा। परंतु रीजनल लैंग्वेज टीचर्स अंडर रोटेशनल ट्रांसफर है, तो रोटेशनल ट्रांसफर पर हैं तो उन श्रेणी के कर्मचारियों को या थर्ड लैंग्वेज के टीचर के लिए ये प्रायोरिटी कैटेगरी है वो एप्लीकेबल नहीं होती। सही उत्तर हमारा हो जाएगा रीजनल लैंग्वेज टीचर्स अंडर रोटेशनल ट्रांसफर। Move to question number 151. Regional language teacher working in the native state after the age of 53 years will always be protected from displacement under rotational transfer along with the following categories. This मूल राज्य में कार्यरत क्षेत्रीय भाषा शिक्षक 53 वर्ष की आयु के बाद रोटेशनल ट्रांसफर के तहत निम्न श्रेणियों के साथ विस्थापन से हमेशा सुरक्षित रहेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। पीएच सीरियस इलनेस मेडिकल और सिंगल लेडी, डीएफआर कैटेगरी और स्पाउस। ई है ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई ऑल दी अबव। रीजनल लैंग्वेज टीचर वर्किंग इन द नेटिव स्टेट, ये नेटिव स्टेट में है और उसकी उम्र कितनी हो गई है, 53 साल की उम्र हो गई है, तो ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि उनको डिस्प्लेसमेंट से बचाया जाएगा। कौन कौन सी श्रेणियों से बचाया जाएगा? पीएच या सीरियस इलनेस के आधार पर कोई ले रहा है, सिंगल लेडी या डीएफआर कैटेगरी, स्पाउस, इन श्रेणियों से उसको ट्रांसफर से सुरक्षित किया जाएगा, उसको विस्थापन नहीं दिया जाएगा, वो अपने नेटिव स्टेट में एंजॉय करेगा रिटायरमेंट तक। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ई ऑल दी अबव। नया सवाल देख लेते हैं 152। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स ए रीजनल लैंग्वेज टीचर आरएलटी विल बी डिक्लेयर्ड डीम्ड वैकेंट फ्रॉम प्रोटेक्टेड डीम्ड स्टेटस एज पर द प्रेस्क्राइब्ड गाइडलाइंस। कितने वर्षों के बाद एक क्षेत्रीय भाषा शिक्षक आरएलटी को निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार संरक्षित डीम्ड स्थिति से डीम्ड रिक्त घोषित किया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। 5 इयर्स, 7 इयर्स, 15 इयर्स, 2 इयर्स। सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी 15 इयर्स। मतलब कि प्रोटेक्टेड डीम्ड है तो थर्ड लैंग्वेज टीचर के लिए प्रोटेक्टेड डीम्ड के लिए 15 इयर्स का यहाँ पर टेन्योर निर्धारित किया गया है। 15 साल के बाद में उसको क्या कर दिया जाएगा? डीम्ड वैकेंट घोषित कर दिया जाएगा। प्रोटेक्टेड डीम्ड के लिए 15 साल टेन्योर निर्धारित किया है तो उसको संरक्षित या प्रोटेक्टेड डीम्ड से डीम्ड रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। वो या तो ट्रांसफर अप्लाई कर दे या वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा 15 इयर्स। अगला सवाल देख लेते हैं 153। व्हाट इज द टेन्योर फिक्स्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, सेक्शन ऑफिसर एंड इक्विवेलेंट एंड असिस्टेंट ऑडिट असिस्टेंट? हिंदी अर्थ देख लीजिए। उपायुक्त या सहायक आयुक्त, अनुभाग अधिकारी एवं समकक्ष, साथ में सहायक या लेखा परीक्षा सहायक के स्थानांतरण हेतु निर्धारित कार्यकाल क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। डीसी 3 इयर्स, डीसी 5 इयर्स, 3 इयर्स फॉर हार्ड एंड वेरी हार्ड स्टेशन, एसओ 5 इयर्स, 3 इयर्स फॉर हार्ड वेरी हार्ड स्टेशन, डी असिस्टेंट ऑब्लिक ऑडिट असिस्टेंट 5 इयर्स, 3 इयर्स फॉर हार्ड वेरी हार्ड स्टेशन, और ई है ऑल दी अबव। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ई ऑल दी अबव। मतलब कि डीसी के लिए 3 इयर्स का टेन्योर निर्धारित किया गया है इसमें ट्रांसफर पॉलिसी 2021 में। साथ में एसी के लिए 5 साल का निर्धारित कार्यकाल है। इसमें अगर वो हार्ड स्टेशन पर कार्य करता है, वेरी हार्ड पर करता है तो टेन्योर होगा 3 इयर्स होगा। और सेक्शन ऑफिसर के लिए 5 इयर्स का टेन्योर है, अगर वो हार्ड वेरी हार्ड में होगा तो 3 साल निर्धारित किया है। और असिस्टेंट ऑडिट असिस्टेंट के लिए भी 5 साल का कार्यकाल होगा, परंतु अगर उसने हार्ड स्टेशन वेरी हार्ड पर कार्य किया है तो टेन्योर होगा 3 इयर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन से भी कई सारे सब क्वेश्चन है आपके तैयार हो जाएंगे। आप इनको अच्छे से ध्यान से देखिए। क्या टेन्योर अलग अलग पोस्ट पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या टेन्योर अलग अलग पोस्ट के लिए निर्धारित किए गए हैं। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 154। द एडमिजिबिलिटी ऑफ ट्रांसफर टीए विल बी एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग मैनर। स्थानांतरण टीए की स्वीकार्यता निम्नलिखित तरीके से लागू होगी। तो हमने ट्रांसफर पॉलिसी है उसको डिटेल में देखा है,
वहां पर ट्रांसफर के लिए कौन कौन सी प्रायोरिटी कैटेगरी बनाई गई है, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे वो ट्रांसफर होंगे, डिस्प्लेस होंगे, सारी बातें डिस्कस कर ली। और ट्रांसफर होने पर क्या उनको टीए मिलेगा, ट्रांसफर टीए मिलेगा, ट्रांसफर टीए उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देख लेते हैं ऑप्शन में। ट्रांसफर अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स इंक्लूडिंग ट्रांसफर इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीडिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ। बी ए ट्रांसफर अंडर रोटेशनल ट्रांसफर। सी ट्रांसफर स्टाफ फ्रॉम प्लेन नॉर्मल स्टेशन टू वेरी हार्ड सेमी हार्ड स्टेशन ऑन विलिंगनेस एंड वाइस वर्सा। डी ट्रांसफर ऑन डिस्प्लेसमेंट। और ई है ऑल दी अबव। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? ई, ऑल दी अबव। मतलब किनको ट्रांसफर पॉलिसी के तहत टीए मिलेगा या नहीं मिलेगा, ट्रांसफर टीए वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सभी कंडीशंस यहाँ पर बताइए। सबसे पहले देखते हैं ट्रांसफर अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स इंक्लूडिंग ट्रांसफर इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीडिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ, इन सभी को टीए मिलेगा। साथ में ट्रांसफर अंडर रोटेशनल ट्रांसफर होता है तो उनको भी मिलेगा। और ट्रांसफर स्टाफ फ्रॉम प्लेन नॉर्मल स्टेशन टू हार्ड वेरी हार्ड सेमी हार्ड स्टेशन ऑन विलिंगनेस एंड वाइस वर्सा। मतलब कि कोई प्लेन या नॉर्मल स्टेशन पर है और विलिंगली वो हार्ड या वेरी हार्ड या सेमी हार्ड में ट्रांसफर ले रहा है और वहां से लौट के आ रहा है, वापिस प्लेन में आ रहा है, तो उनके लिए भी टीए एडमिजिबल होगा। और साथ में ट्रांसफर ऑन डिस्प्लेसमेंट, अगर टेन्योर हो गया है और उसको डिस्प्लेस किया गया है तो उसको भी क्या मिल जाएगा? टीए मिलेगा, ट्रांसफर ऑन डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर तैयार हो रहे हैं आपके। एक क्वेश्चन है वो आपको कई सारी सूचनाएं दे रहा है, अलग अलग पूछी जा सकती है कंडीशंस। तो एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो यहाँ पर सैकड़ों क्वेश्चन आपके ट्रांसफर पॉलिसी पर बन जाएंगे और वो आप करके आएंगे, राइट टाइप के आंसर दे के आएंगे, मजा आएगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ई, ऑल दी अबव। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। देखते हैं अगला सवाल 155। ट्रांसफर टीए विल नॉट बी एडमिजिबल इन द फॉलोइंग केसेस, निम्नलिखित मामलों में स्थानांतरण टीए स्वीकार्य नहीं होगा। तो पहले किस किस को एप्लीकेबल हो रहा था, कौन सी कंडीशन में एप्लीकेबल हो रहा था, अभी किसको नहीं मिलेगा, देख लेते हैं ऑप्शन। ट्रांसफर विद इन प्लेन स्टेशन ऑन रिक्वेस्ट, ट्रांसफर विद इन हार्ड एंड डिफिकल्ट स्टेशन विद इन ए रीजन ऑन रिक्वेस्ट। C. Administrative or displacement transfer ultimately modified into a request transfer by considering request of the employee. D. If an employee is allotted a station-wide disposal of his grievance, not necessarily his choice station, and he joins at the allotted station, the case of such transfer shall be treated as transfer on request. और E है all the above। सही उत्तर हो जाएगा हमारा E, all the above। इनको नहीं मिलेगा। कोई रिक्वेस्ट ट्रांसफर ले रहा है तो रिक्वेस्ट ट्रांसफर में कोई टीए नहीं मिलेगा। और ट्रांसफर विद इन हार्ड एंड डिफिकल्ट स्टेशन, मतलब हार्ड टू हार्ड या डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट कोई विद इन रीजन ले रहा है तो उसको भी रिक्वेस्ट माना जाएगा, टीए नहीं मिलेगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्लेस उसको किया गया था और उसको बाद में क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, एम्प्लॉय की रिक्वेस्ट पर एडमिनिस्ट्रेटिव या डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर है उसको मॉडिफाई कर दिया है तो वो क्या मानी जाएगी, रिक्वेस्ट मानी जाएगी और वहां पर भी टीए नहीं मिलेगा। और इफ एन एम्प्लॉय इज अलॉटेड ए स्टेशन वाइड डिस्पोजल ऑफ हिज ग्रीवियंस, मतलब ग्रीवियंस राउंड है वो भी शुरू कर दिया गया है। तो ग्रीवियंस के तहत चाहे उसको चॉइस नहीं मिला है परंतु वो कहीं मान लीजिए कि बहुत दूर या डिस्प्लेस हो गया है और उसने ग्रीवियंस राउंड लगा दिया है, ग्रीवियंस राउंड में वो पार्टिसिपेट कर गया है और उसको चॉइस प्लेस जो चाह रहा था वो नहीं मिला है परंतु उसका ग्रीवेंस है उसको डिस्पोज कर दिया है, डिस्पोज करके कोई भी स्थान दे दिया गया है तो उसको भी क्या माना जाएगा, रिक्वेस्ट माना जाएगा और इस कंडीशन में उसको कोई टीए नहीं मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 156। डैश एनवीएस शैल बी द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द ट्रांसफर एंड शैल इंप्लीमेंट, replace, expand, reduce the transfer drive by incorporating suitable mechanisms while maintaining utmost fairness, accuracy and transparency. खाली स्थान एनवीएस स्थानांतरण के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा और अत्यधिक निष्पक्षता, सटीकता और पारदर्शिता बनाए रखते हुए उपयुक्त तंत्र को शामिल करके स्थानांतरण अभियान को लागू, प्रतिस्थापित, विस्तार या कम करेगा। तो कौन सक्षम अधिकारी होगा, कौन होगा इनमें से जो ये सब कार्य कर सकता है,
ऑप्शन देख लेते हैं, ज्वाइंट कमिश्नर पर्सनल, डिप्टी कमिश्नर पर्सनल, कमिश्नर और चेयरमैन एनवीएस। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, कमिश्नर एनवीएस। कमिश्नर एनवीएस है वो ये सब कार्यवाही करने के लिए कॉम्पिटेंट है। यहाँ पर आ जाएगा कमिश्नर, आ जाएगा यहाँ खाली स्थान में क्या आ जाएगा, कमिश्नर आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर कमिश्नर साहब हैं वो आ जाएंगे। कमिश्नर एनवीएस शैल बी द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द ट्रांसफर एंड शैल इम्प्लीमेंट, रिप्लेस, एक्सपांड, रिड्यूस the transfer drive by incorporating suitable mechanisms while maintaining utmost fairness, accuracy and transparency। यहाँ पर आयुक्त महोदय आ जाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, आयुक्त महोदय एनबीएस स्थानांतरण के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे और अत्यधिक निष्पक्षता, सटीकता, पारदर्शिता बनाए रखते हुए उपयुक्त तंत्र को शामिल करके स्थानांतरण अभियान को लागू, प्रतिस्थापित, विस्तार या कम करेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी, कमिश्नर एनवीएस। देख लेते क्वेश्चन नंबर 157। द एम्प्लॉय शुड बी रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एनी आउटसाइड प्रेशर और इन्फ्लुएंस फॉर ट्रांसफर इफ सच इन्फ्लुएंस इज ब्रॉट बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम एनी सोर्स अंडर विच रेलेवेंट सर्विस रूल्स एक्शन विल बी टेकन। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। कर्मचारी को स्थानांतरण के लिए किसी भी बाहरी दबाव या प्रभाव लाने से बचना चाहिए। यदि किसी भी स्रोत से इस तरह का प्रभाव कर्मचारी द्वारा लाया जाता है तो कौन से प्रासंगिक सेवा नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऑप्शन देख लेते हैं, सीसीएस कंडक्ट रूल्स 10, सीसीएस कंडक्ट रूल्स 20, सीसीएस कंडक्ट रूल्स 30, सीसीएस कंडक्ट रूल्स 40। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, सीसीएस कंडक्ट रूल्स 20। मतलब कि आप ट्रांसफर में फायदा लेना चाहते हैं, आपकी चॉइस का स्थान लेना चाहते हैं, तो कोई बाहरी दबाव या इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या किसी तरीके का आप प्रभाव या दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप ट्रांसफर पॉलिसी की ट्रांसपेरेंसी है, फेयरनेस है, एक्यूरेसी है, उसको आप कहीं पर चेंज करना चाह रहे हैं, अपने हिसाब से दबाव बनाना चाह रहे हैं, तो आपके खिलाफ क्या हो सकती है, सीसीएस कंडक्ट रूल्स 20 के तहत आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है। इसलिए आप विश्वास करिए, जो भी ड्राइव चल रहा है आपको जरूर निश्चित चॉइस प्लेस मिलेगा। कुछ समस्याएं हो सकती है, प्रशासनिक समस्याएं हो सकती हैं, या एनबीएस की डिमांड हो सकती है कि आपको उस स्थान पर ठहरना होगा, रुकना होगा। इसलिए पॉलिटिकल प्रभाव है या किसी भी तरीके का प्रेशर है, आप मत डलवाइए, अन्यथा आपके खिलाफ क्या हो सकता है, सीसीएस कंडक्ट रूल्स 20 के तहत कार्रवाई हो सकती है। सही उत्तर हो जाएगा बी। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। देख लेते हैं अगला सवाल 158। विच जेएनबी ऑफ जयपुर रीजन इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेमी हार्ड स्टेशन फॉर ट्रांसफर पर्पज। जयपुर रीजन का कौन सा जेएनबी स्थानांतरण उद्देश्य के लिए सेमी हार्ड स्टेशन में शामिल नहीं है। तो जयपुर रीजन के हार्ड स्टेशन है वो लिमिटेड है, तो आपको बताना है कि कौन सा जेएनबी है जो सेमी हार्ड स्टेशन में ट्रांसफर पर्पज के लिए शामिल नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं, बांसवाड़ा, जोधपुर, श्रीगंगानगर फर्स्ट और डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, श्रीगंगानगर फर्स्ट है वो सेमी हार्ड स्टेशन में नहीं आता। बांसवाड़ा और जोधपुर है ये दोनों शामिल किए गए हैं। बांसवाड़ा और जोधपुर को सेमी हार्ड स्टेशन में ट्रांसफर पॉलिसी के तहत रखे गए हैं, और अगर आप यहाँ टेन्योर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ट्रांसफर पर्पज के लिए बेनिफिट मिल जाएगा। परंतु श्रीगंगानगर फर्स्ट है, इसको सेमी हार्ड स्टेशन नहीं रखा गया है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, श्रीगंगानगर फर्स्ट इज नॉट कंसीडर अंडर जयपुर रीजन एज हार्ड स्टेशन। सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लेते हैं 159। व्हाट ऑप्शन इज गिवन टू द एम्प्लॉय टू कीप हिज पॉइंट इवन आफ्टर द एनुअल ट्रांसफर ड्राइव। कर्मचारी को सालाना ट्रांसफर ड्राइव के बाद भी अपनी बात रखने के लिए क्या विकल्प दिया जाता है। मतलब कि न्यू ट्रांसफर पॉलिसी है, ट्रांसफर पॉलिसी 2021 के अनुसार उसको ट्रांसफर ड्राइव खत्म हो गया है, फिर भी अपनी बात रखने के लिए क्या ऑप्शन दिया गया है कि आप अगर संतुष्ट नहीं है, आप परेशान हैं, तो ट्रांसफर ड्राइव खत्म होने के बाद में भी कौन सा राउंड रखा गया है, क्या ऑप्शन रखा गया है, देख लेते हैं। मीट द कमिश्नर डायरेक्टली एट द हेडक्वार्टर and find a place of your choice. B. Getting a place of your choice by writing a letter directly to the commissioner. C. Raising your genuine issue by participating in the online grievance redressal round. Or D. To get the desired choice by raising your real issue on social media. सही उत्तर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। Raising your genuine issue by
पार्टिसिपेटिंग इन द ऑनलाइन ग्रीवियंस रिड्रेसल राउंड, मतलब कि एटीडी खत्म होने के बाद में भी आप ऑनलाइन अपना ग्रीवियंस डाल सकते हैं। इसको बोला गया है ऑनलाइन ग्रीवियंस रिड्रेसल राउंड, इसको कहा गया है। तो ट्रांसफर ड्राइव अगर खत्म हो गया है तो आप हताश मत होइए, आप अपनी समस्या है, अपनी ग्रीवेंस है, वो ग्रीवेंस रिड्रेसल राउंड में डाल सकते हैं। और कमिश्नर साहब अगर इस बात को कंसीडर करते हैं तो निश्चित रूप को, मान लीजिए कि किसी कारण से आप छूट गए हैं, आपको फायदा नहीं मिला है, आपको चॉइस नहीं मिल पाई है, तो ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल को पर्सनली देखा जाता है और वहां पर आपको ट्रांसफर मिल सकता है। तो होप हमेशा बनी रहती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, रेजिंग योर जेन्युइन इश्यू बाय पार्टिसिपेटिंग इन द ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल राउंड। और यारो ट्रांसफर पॉलिसी 2021 के गाइडलाइन का अंतिम क्वेश्चन है 160, हु इज द सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन अथॉरिटी एट जेएनवी लेवल फॉर सिंगल फीमेल प्रायोरिटी कैटेगरी विच नीड्स टू बी काउंटर साइंड बाय द प्रिंसिपल। एकल महिला प्राथमिकता श्रेणी के लिए जेएनवी स्तर पर प्रमाण पत्र सत्यापन प्राधिकरण कौन है जिसे प्रिंसिपल द्वारा प्रति हस्ताक्षरित करने की आवश्यकता है। तो सिंगल लेडी, यहाँ पर सिंगल लेडी आ जाएगा। सिंगल लेडी प्रायोरिटी कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट है वो कौन जारी करेगा, मतलब कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन अथॉरिटी कौन है। सिंगल लेडी के लिए प्रायोरिटी कैटेगरी रखी गई है, तो इसके लिए सर्टिफिकेट कौन वेरीफाई करेगा और उसको काउंटर साइन किया जाएगा प्रिंसिपल के द्वारा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, एसएसए, यूडीसी, ऑफिस सुपरिटेंडेंट और वाइस प्रिंसिपल। बी है प्रिंसिपल। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, ओएस। ओएस है, कोई सिंगल लेडी है वो एप्लीकेशन देगी और उस एप्लीकेशन को सर्विस बुक में एंटर किया जाएगा और उसके बाद में सर्टिफिकेट है वो जारी किया जाएगा। और सर्टिफिकेट को जारी करने के लिए वेरीफाइंग अथॉरिटी कौन है, ओएस होंगे। और उस सर्टिफिकेट को अगर ट्रांसफर ड्राइव के लिए अप्लाई किया जा रहा है तो काउंटर साइन होने चाहिए, किसके द्वारा, प्रिंसिपल है वो काउंटर साइन करेंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने ट्रांसफर पॉलिसी के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे कंप्लीट कर लिए। अभी हमने कंप्लीट किए क्वेश्चन T20 के 20 क्वेश्चंस, जो धौलागढ़ माता सीरीज अष्टम के 20 क्वेश्चंस हैं, आज हमने कंप्लीट कर लिए। और यहाँ पर ट्रांसफर पॉलिसी के क्वेश्चंस हैं वो सारे कंप्लीट हो गए। डियर फ्रेंड्स, सही यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बी, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। और साथियों, अगर आप एस्पिरेंट है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी पोस्ट के लिए, तो आपके सिलेबस में नवोदय विद्यालय सिस्टम है वो रखा गया है। ये पूछना भी चाहिए, जिस सिस्टम में आप कार्य कर रहे हैं तो वो सिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर धौलागढ़ माता श्रृंखला आपके लिए लेकर के आ रही है नवोदय सिस्टम पर आधारित सारे क्वेश्चन। तो ट्रांसफर पॉलिसी है हमने कंप्लीट कर ली। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए, कितने प्रकार के ट्रांसफर पर आधारित क्वेश्चन बन सकते थे, सारे मैं यहाँ पर चर्चा कर चुका हूँ। और साथ में ही धौलागढ़ माता श्रृंखला है वो डेडिकेटेड है आपके एनवीएस से रिलेटेड सारे कंटेंट के लिए, जैसे कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इनमेट्स है, मेस मैनेजमेंट है, हाउस मैनेजमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स है, एडमिशन इन जेएनवीज। तो सभी तरीके के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर चर्चा किए जा रहे हैं, सारी चीजें हैं वो यहाँ पर लाई जा रही है आपके लिए। और इसके साथ में एनवीएस स्कीम पर सभी टॉपिक हैं, जैसे कि हाउस सिस्टम है, रोल ऑफ HMEHM, रेजिडेंशियल सिस्टम, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज, परचेज प्रोसीजर, इसके साथ में कंडमनेशन प्रोसीजर, जेएनवीएसटी हम कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रांसफर पॉलिसी कंप्लीट कर चुके हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। और जो भी आपके टॉपिक बाकी है वो धौलागढ़ माता सीरीज आपके लिए लेकर के आ रही है, सारे कंटेंट, सारे कंपोनेंट। तो एनवीएससी स्कीम पर कोई भी क्वेश्चन है आपका छूट नहीं सकता है। मैंने प्लान बना लिया है कि चक्रवाती प्लान के तहत आपके सिलेबस को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। चक्रवाती प्लान यहाँ पर बना लिया गया है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये अपने यार दोस्तों को भी बताइए। और साथ में आज के क्वेश्चन आपको अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।